हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भारतीय संविधान की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मूल अधिकार। दोस्तों इस पूरे सब्जेक्ट का सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर कोई टॉपिक है इस पूरे सीरीज के अंतर्गत दोस्तों तो वो यही टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स पर। तो दोस्तों कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, क्यों ये जनता को प्रोवाइड किए गए हैं, हमारी शासन व्यवस्था के लोकतंत्रात्मक स्वरूप के लिए क्यों ये आवश्यक है, ये सारी बातें वन बाय वन करके दोस्तों हम पूरे व्यवहारिक रूप से समझने वाले हैं। सेशन ये वाला थोड़ा सा लंबा चलेगा, हो सकता है कि ये कुछ पार्ट्स में भी आपको प्रोवाइड करना पड़े दोस्तों, क्योंकि ये इस पार्ट को हालांकि है छोटा ही लेकिन दोस्तों इसे व्यवहारिक रूप से पूरी तरह समझना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा कि इसमें पूरा मिक्स हो जाएगा आपका डेटा और आपको फिर कुछ भी मतलब कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ और याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो इसको पूरा पर्टिकुलर अलग अलग फॉर्मेट में किस तरह से इन छह जो जितने भी हमारे मूल अधिकार हमारे पास में है उन सभी को किस प्रकार से याद रखना है, किसके अंतर्गत क्या दिया गया है, वो डेटा कैसे याद रखना है, वो सारी चर्चा दोस्तों इस सेशन में हम करने वाले हैं। सेशन के एंड तक बने रहना आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि सेशन तभी आप लोगों को कंप्लीट समझ आएगा और याद रखने में भी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा अगर सेशन के एंड तक आप बने रहते हैं तो। क्योंकि इसमें हम हर एक पक्ष पर या कहें कि उस हर एक बिंदु की बात करेंगे जिनके माध्यम से इन्हें आसानी से याद भी रखा जा सके। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन की। अपने सेशन की शुरुआत करते दोस्तों डायरेक्टली सेशन पर ही मूव करेंगे, कोई ऐड नहीं। अच्छा, इसको देख लीजिए दोस्तों। यहां पर फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आप सभी जानते हैं प्रत्येक टॉपिक में मैं आपको प्रत्येक लेक्चर में बताता हूं आप लोगों को, है ना। ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, है ना। भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट हो चुका है, संविधान सभा संविधान का निर्माण इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान की प्रमुख विशेषताएं या प्रस्तावना इससे पहले जस्ट लेक्चर में हुई है, और आज दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं मौलिक अधिकार, और इसके बाद इसके नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें मौलिक कर्तव्य पर हम चर्चा करेंगे। दोनों अलग अलग है, एक में अधिकार है दूसरे में हमारी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है ना। उसके बाद में हम राज्य के कर्तव्यों की बात करेंगे जो जिन्हें कि हम डीपीएस भी बोलते हैं, और लास्ट में फिर संविधान का संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और इसी प्रकार से पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की शुरुआत करते हैं डायरेक्टली मूल अधिकारों पर हम हमला बोलते हैं। मूल अधिकार होते क्या हैं, चलिए सबसे पहले तो इस टॉपिक में आगे बढ़े उससे पहले एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको जान लेनी चाहिए दोस्तों। पूरा संविधान हमारा अब तक आपको यह तो समझ आ चुका है कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया था, और इस पूरे विश्व के संविधानों में हमारे संविधान का स्थान कौन सा है, और हमारे संविधान की ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमें विश्व के अन्य संविधानों से या कहें कि हमारी शासन व्यवस्था को विश्व की अन्य शासन व्यवस्थाओं से पृथक करती है, अलग करती है ना। यह सब आपके माइंड में अब तक क्लियर हो चुका है। अब आगे सवाल यह है कि जिस प्रकार से संविधान लिखा गया था उस संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई भाग है तो उसे हम भाग 3 के नाम से जानते हैं, और उसमें भी हम उस खंड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं जिसमें मूल अधिकारों की चर्चा की गई है ना। तो ये मूल अधिकार एक्चुअल में क्या है, अब इसको दोस्तों देखिए, मूल अधिकारों का महत्व, ये मूल अधिकार ही एक ऐसे अधिकार है जिनके कारण हमारा संविधान या कहें कि हमारी शासन व्यवस्था लोकतंत्र की चादर ओढ़े हुए है या गणतंत्र की चादर ओढ़े हुए है। याद रखिएगा, अगर ये मूल अधिकार नहीं होते भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों तो ये अब तक वर्ग तंत्र या अधिनायक तंत्र में ये शासन व्यवस्था कन्वर्ट हो चुकी होती। याद रखिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं जिसके एक एक पहलू को आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, वो समझना ही चाहिए, है ना। चलिए व्यवहारिक तौर पर ऐसे समझिए कि जो मूल अधिकार है, अब अधिकार तो ठीक है समझ आता है, लेकिन इन अधिकारों के सामने मूल क्यों लगा दिया गया है। अब देखिए आपके पास में अधिकार तो बहुत सारे होते हैं, आपके पास, हमारे पास, पूरी जनता के पास में अधिकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार जिन्हें मिलना ही चाहिए था, जिनका मिलना बहुत जरूरी था, अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपना जीवन जी ही नहीं सकता था, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता। तो ऐसे अधिकार, जब हम बात करते हैं जीवन को आधार मानकर कि जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक अधिकार, उन अधिकारों को दोस्तों हम यहां पर मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं, मूल अधिकार या कहें कि फंडामेंटल राइट्स के नाम से, है ना। तो ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीने के लिए,
और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे ज्यादा इनिशियल स्टेज पर इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, उन अधिकारों को ही हम यहां मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, इन अधिकारों को मूल अधिकार कहने के पीछे 3 विशेष कारण है कि संविधान में इन्हें मूल अधिकार नाम दिया गया। क्या ऐसा विशेष कारण है दोस्तों? तो वो विशेष कारण, एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ 3 विशेष कारण हैं जिसके कारण संविधान में इन अधिकारों को मूल अधिकार की संज्ञा दी है या मूल अधिकार कहा है। क्या क्या कारण है? पहला कारण तो यह है कि ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई अधिकार है तो वो इन मूल अधिकारों को ही कहा गया है। दूसरा कारण यह है कि देश के संविधान में इनका जिक्र किया गया है। इन अधिकारों का जिक्र देश के संविधान में किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये छोटे मोटे अधिकार होते तो इनका जिक्र संविधान में करना आवश्यक नहीं होता। जैसे कि और भी कई सारे अधिकार है जनता के, उनका हर एक अधिकार का जिक्र संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन इन अधिकारों का ही जिक्र संविधान में करने का मतलब है कि ये अधिकार विशेष है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष है। ठीक है ना। और तीसरा कारण है कि इनका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। इन अधिकारों का कोई भी उल्लंघन नहीं। अब इस कोई भी में दोस्तों सब कुछ आ चुका है, सरकार तक आ चुकी है। राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, चाहे भले ही आपके राष्ट्रपति साहब क्यों ना हो, आपके अधिकारों को वो छीन नहीं सकते। याद रखिएगा, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो, है ना। तो कोई भी आपके अधिकारों को छीन नहीं सकते, अर्थात कि इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो ये भी विशेष 3 कारण है। अब ऐसे याद रखिए दोस्तों, इन अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा गया है? क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन के लिए और व्यक्ति के विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं। इसी कारण से इनको मूल अधिकार नाम दिया गया है। और इन्हें मूल अधिकार मानने के पीछे 3 शब्दों का होना अति आवश्यक होता है, या कहें कि इनको 3 विशेष कारणों से इन्हें मूल अधिकार माना गया है। पहला कारण कि ये मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा कारण, इनका जिक्र संविधान में किया गया है। तीसरा कारण, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, किसी के भी द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये 3 विशेष कारण है इन्हें मूल अधिकार कहने का। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम उन मूल अधिकारों की जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार दोस्तों हमें दिए गए हैं, उन पर अब एक एक करके थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों स्टूडियो की लाइट जा चुकी है, कैमरे पर लोड बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो इस कारण से हो सकता है कि थोड़ी सी क्वालिटी में डिफरेंस आए। वॉइस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा पिक्चर क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सा प्लीज माइंड मत कीजिएगा ना। ये बैटरी पर चल रहा है और बैटरी इतना लोड नहीं ले पाती है कि सब कुछ प्रॉपर है ना चला पाए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, बट हाँ डाटा वगैरह आपको सब क्लियर दिखेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट कभी कभी होता है यार, प्लीज। अभी जो देखिए, मैं अभी लगभग आप लोगों को जो है दोस्तों 8 से 10 मिनट अब तक पढ़ा चुका हूं मैं। अब इसके बाद सेशन बंद करूंगा, फिर मुझे मजा नहीं आएगा, है ना। फिर से क्लास स्टार्ट करना, तो फिर से वही रिपीट करना, मजा नहीं आता थोड़ा सा, है ना। तो इसलिए थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूं। बीच में अगर लाइट आ जाती है तो क्वालिटी फिर से इंप्रूव हो जाएगी, है ना। तो प्लीज 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 माइंड मत कीजिएगा, सेशन में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करते हुए चले। चलिए तो दोस्तों मूल अधिकार, अब ये तो हमने चर्चा कर ली है कि ये मूल अधिकार, इनको मूल अधिकार क्यों कहा गया है। कुछ ऐसे अधिकार जो हमारे लिए आवश्यक है। देखिए लाइट भी आ चुकी है ना। चलिए तो अब हम यहां चर्चा करते हैं कि ऐसे, हमने ये तो बात कर ली कि ऐसे कुछ अधिकार होते हैं जिन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो ऐसे कौन से अधिकार है जो हमें दिए गए हैं, एक्चुअल में दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको याद रखने वाली स्थिति आ चुकी है। अब यहां से आप लोग एक क्रम बनाएंगे, है ना। अब एक क्रम बनाएंगे, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। अब यहां से आप 1 सेकंड के लिए भी क्लास को या तो आगे मत बढ़ाइएगा, है ना, और प्लीज थोड़ी देर के लिए ना बस बैठे रहिए, कंटिन्यूसली देखते रहिए सेशन को, तो आपको पूरी ये लिंक बन जाएगी मूल अधिकारों वाली। अगर अभी तक आपको कोई डाउट होगा इसके अंदर, या आपको समझ नहीं आ रहा होगा, किसी भी अधिकार में कई प्रॉब्लम आ रही होगी दोस्तों, तो अब ये क्लियर हो जाएगी आपकी, है ना। चलिए, मूल अधिकार
7 प्रकार के दोस्तों हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान मतलब कि जो हमारा 26 जनवरी 1950 को जब पहली बार लागू हुआ था संविधान हमारा कंप्लीट पूरी तरह से, तब जो संविधान का जो रूप था, जो स्वरूप था, उस स्वरूप के अनुसार हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। हमें मतलब भारतीय जनता को ना 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। उन 7 प्रकार के मूल अधिकारों में दोस्तों एक संपत्ति का मूल अधिकार भी शामिल था। कौन था? संपत्ति का मूल अधिकार भी। बस क्रम सुनते चलिए खाली, बस है ना, याद करने की कोशिश ना करें, सिर्फ सुनते चलिए। से एक 6ठा नंबर का जो अधिकार था दोस्तों इसमें, वो था संपत्ति का मूल अधिकार। लेकिन आगे चल के प्रशासन को यह समझ आया कि यार ये संपत्ति का हमने मूल अधिकार दे रखा है, इसके बल पर क्या होगा कि कुछ धनी वर्ग के लोग जो है संपत्ति का बहुत ज्यादा अर्जन कर लेंगे, और जब वो धनी वर्ग संपत्ति का बहुत ज्यादा अर्जन कर लेंगे तो जो पिछड़े हुए क्षेत्र में हैं, या कहें कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं या गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन तक विशेष सुविधाएं नहीं पहुंच पाएगी या आर्थिक संसाधनों का विशेष वितरण नहीं हो पाएगा, उचित वितरण नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से सरकार ने एक निर्णय लिया, और निर्णय लिया दोस्तों मूल अधिकार वाले जो भाग 3 है संविधान का, उसमें संशोधन करने का। तो इसी प्रकार से 44वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन होता है, और उस संशोधन के माध्यम से जो 6 नंबर का जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे हटा दिया, है ना। अब वहां से मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके और एक कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? इससे को याद रखना दोस्तों, मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में से हटा करके और 300A में डालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया कि आपके पास अभी संपत्ति रखने का कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। क्योंकि मूल अधिकार किसी भी लेवल में, किसी भी स्तर पर छीना नहीं जा सकता आपसे, लेकिन संपत्ति के अधिकार में कुछ कंडीशन लगा करके आपसे संपत्ति छीनी जा सकती है ना, कुछ मुआवजा दे करके या किसी भी प्रकार से आपसे बातचीत करके किसी भी प्रकार से आपसे संपत्ति छीनी जा सकती है। लेकिन मूल अधिकार जब तक था, ये संपत्ति का अधिकार, आपसे संपत्ति कोई भी नहीं छीन सकता था। आप चाहे कितनी भी संपत्ति चाहे, तो एक समय ऐसा है कि आप पूरे आधे विश्व को खरीद लो, है ना, तब भी आपसे जो है कोई उंगली नहीं कर सकता कि अपने जो है आपके पास इतनी संपत्ति आपको राज्य को लौटानी पड़ेगी, जनता में बांटनी पड़ेगी, कोई नहीं कर सकता। अब चूंकि ये जरूरत क्यों महसूस हुई थी? क्योंकि किसी भी प्रकार से हमें समाजवाद की स्थापना करनी थी भारत में, है ना। तो ये बात आगे चल के समझ आई इनको, और इस तरह से जो है एक संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ। उसके माध्यम से 6 नंबर का जो मूल अधिकार था हमारा, कौन सा? संपत्ति का अधिकार, उसको हटाया वहां से, उसे कानूनी अधिकार का नाम दे दिया गया है। और कहां पर डाला हमने उसको? वहां से अनुच्छेद 19 से हटाकर कहां डाला दोस्तों उसको? तो 300A में डाल दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब जितने भी हमारे पास मूल अधिकार बचे हैं, मतलब कितने बचे होंगे? 6 बचे होंगे। क्लियर है ना भाई? 7 थे, एक हट गया तो अब 6 बचे। उन 6 अधिकारों पर ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। और ये 6 अधिकारों में दोस्तों आर्टिकल याद रखना आप लोग, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे इन मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। और वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करेंगे समानता के अधिकार की। किसकी? समानता के अधिकार की। और ये समानता का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कहां से? 14 से लेकर 18 तक। ये बात याद रखिए यहां पर कि जो याद रखने लायक चीज है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कि जिन मूल अधिकारों की हम चर्चा कर रहे हैं वो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, है ना। अब सारे मूल अधिकार हम इसके अंदर ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला मूल अधिकार हमारा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, और ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक के बीच में, ठीक है ना, 14 से 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19 से 22 अनुच्छेद याद रखिए, 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, मात्र 23 और 24, है ना। फिर से रिपीट करना, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, इसके बाद में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30, याद रखिएगा 29 और 30। इसके बाद आता है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मात्र आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। तो अब इसका एक क्रम याद, जैसे भी आपको उचित लगे वैसा एक क्रम बनाइए, क्रम बना करके जिससे भी आपके पास ट्रिक हो, जो भी हो उसके अनुसार इनको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, करना ही चाहिए आपको। संविधान माफ कीजिएगा, अधिकार 6 अधिकार पूरे क्रम से याद होना चाहिए और अनुच्छेदों के साथ याद होना चाहिए। फिर से समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, है ना, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28,
उसके बाद में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मात्र 32। अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ऊपर जो है यहां पर अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात की थी, अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात की थी, है ना, ये 12 से 35 तक बात की थी, लेकिन आप इन्हें स्टार्ट किया है 14 से, ठीक है ना। तो अब यहां पर दोस्तों ये 12 और 13 कहां गया, 12 अनुच्छेद 12 और 13 कहां गया। इसके बाद में ये यहां पर 30 पे खत्म हो रहा है, ये 32 पर स्टार्ट हो गया। तो यहां के बीच का जो 31 अनुच्छेद था, अनुच्छेद 31 बता वो कहां गया। इसके बाद में आपने 35 तक की चर्चा की यहां पर कि 12 से हम 35 तक की बात करेंगे, तो यहां पर आपने 32 पे लाकर एंड कर दिया। तो यहां पर 33, 34 और 35 ये 3 आर्टिकल कहां गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इनको भी जान लीजिए, इनके बारे में भी जान लीजिए, है ना। आर्टिकल कोई सा भी छोड़ेंगे हम, इनके बारे में इनको याद नहीं करना, याद रखिएगा, इनको याद नहीं करना है। जो यहां पर नहीं लिखे ना मैंने, उनको याद नहीं करना है, सिर्फ जान लीजिए ताकि आपको यह संतुष्टि हो जाए कि यार हाँ हमने कोई मूल अधिकार छोड़ा नहीं है, सारे मूल अधिकार कवर किए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है 12, 13, 31, 33, 34, 35 ये पूरे जितने भी 6 आर्टिकल इसमें नहीं आ रहे लिस्ट में, वो भी आप समझ लीजिए उनको कि इनके बीच में क्या क्या दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर, और अगली स्लाइड पर उन आर्टिकलों की चर्चा करते हैं जो हमने बीच में छोड़े थे। अब देखिए दोस्तों 12 आर्टिकल, 12 और 13 हमने 14 से स्टार्ट किया था समानता का अधिकार में ना। तो 12 और 13 देखिए मूल अधिकारों में बात की गई है कि आपका कोई मूल अधिकार छीनेगा नहीं। कोई मतलब जनता तो ठीक है, इसके अलावा सरकार की भी तो बात होती है ना, राज्य की बात होती है। जगह जगह लिखा हुआ है कि राज्य आपसे आपके मूल अधिकार नहीं छीन सकता, राज्य आपको मूल अधिकार प्रोवाइड करेगा। राज्य जो भी नियम कानून बनाएगा आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते वो अधिकार। तो जो बार बार राज्य शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है, उसी राज्य का अर्थ अनुच्छेद 12 में दिया गया है, याद रखिएगा। अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर के कि सर अनुच्छेद 1 में 2 में सब में राज्य के बारे में तो लिखा हुआ है, राज्य संघ, तो ये फिर से अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ क्यों। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 1 में उस राज्य का वर्णन किया गया है जो पूरा भारत देश है ना, कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र क्या है, भारत का किससे कितना क्या मतलब उसका विस्तार होगा, क्या जनसंख्या वगैरह वगैरह सारी बातें की गई है। लेकिन अनुच्छेद 12 में सिर्फ यह बताया गया है कि यहां राज्य का मतलब क्या है, जो मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करता है, मूल अधिकारों के साथ जो संबंध रखता है कि मूल अधिकार राज्य प्रोवाइड करेगा, आपसे राज्य मूल अधिकार नहीं छीन सकता, राज्य आपके लिए विशेष कानून बनाकर लेके आएगा, है ना। विभिन्न प्रकार से जहां जहां राज्य की बात की जाती है मूल अधिकारों के अंतर्गत, तो उस राज्य का अर्थ अनुच्छेद 12 बताता है। अनुच्छेद 13 की अगर दोस्तों बात करें तो 13 यह बोलता है कि राज्य सरकार या संसद कोई भी ऐसे कानून नहीं बना सकती जो आपके मूल अधिकारों को छीन सके या हनन कर सके, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 13 क्या बोलता है कि आपके मूल अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता, और कोई अगर ऐसा कानून आता है जो आपके मूल अधिकारों को हनन करता है या छीनता है तो वो कानून अपने आप स्वतः ही शून्य हो जाएगा, वो नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय उसको शून्य कर देगा, निश्चित कर देगा। क्लियर है। चलिए अब 12-13 की बात तो हो गई, अब 14 से हमारे मूल अधिकार स्टार्ट हो गए थे, है ना। लेकिन लास्ट में कहानी 30 पे जाकर अटक गई थी, 31वां है ना, 31वां बीच में मिस था, और 32वां कौन सा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 31 में क्या था मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ी देर पहले तो बोला मैंने कि संपत्ति का अधिकार हटाया था हम लोगों ने, संपत्ति का मूल अधिकार हटाया था। तो वो संपत्ति का जो मूल अधिकार था ना, वो आर्टिकल 31 में ही था दोस्तों। किस में था, आर्टिकल 31 में था, है ना, जो हटा दिया गया है, इसलिए याद नहीं करना हमको, बस थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि हाँ 31 में था पहले संपत्ति का अधिकार, हटा दिया उसको। चलिए अब बात करते हैं 33, 34, 35 3 आर्टिकल, ये भी तो इनके बारे में जानना जरूरी है ना। तो 33 का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए जब आपके पास मूल अधिकार है, आपका मूल अधिकार है, तो अब राज्य हो या कोई भी हो, इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, आपसे ऐसा काम नहीं करवा सकता जिसमें आपका जान को जोखिम हो, है ना, आपकी जान को जोखिम हो। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा कोई कार्य करवाएगा तो फिर वहां पर आपके मूल अधिकारों का हनन होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जो हमारी सेना होती है ना, जो सैनिक बल होता है, वो सैनिक बल तो अपॉइंट ही किया जाता है जान पे खेलने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से तो उनके मूल अधिकारों का राज्य हनन कर रहा था, इसलिए यहां पर एक विशेष व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 33 की, और इस 33 में व्यवस्था की गई है कि संसद के पास में बलों को लेकर, सैनिक बलों को लेकर के, अर्धसैनिक या सैनिक बल जो भी है, इनको लेकर के संसद के पास अधिकार होंगे कि वो इनके मूल अधिकारों को स्थगित कर सके या ले सके।
जिससे कि ये सैनिक का कार्य अपना पूरी श्रद्धा से कर सके। अगर ये ड्यूटी पर मतलब कि युद्ध करते हुए अगर ये अपना बलिदान भी दे देते हैं तब भी इनके मूल अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 33 बोलता है। 34 क्या बोलता है? 34 बोलता है कि जब पूरे राज्य में मार्शल लॉ लग जाए, सैनिक शासन लग जाए, पूरे सैनिकों का कब्जा, से मतलब कि कोई आपातकाल होता है, युद्ध की विशेष परिस्थिति हो जाती है, आपातकाल लग जाता है, तो आपातकाल में क्या होता है दोस्तों? संसद तो स्थगित हो जाती है, राष्ट्रपति एक छत्र, राष्ट्रपति का राज्य शासन, राष्ट्र शासन जो है स्थापित हो जाता है, पूरे देश पर राष्ट्रपति राज्य करेगा और वास्तविक रूप से राज्य करने लग जाता है ना, आपातकाल लगाते ही। तो राष्ट्रपति का शासन होता है, तो राष्ट्रपति सेना का प्रमुख होता है। तो जैसे ही राज्य में, पूरे राष्ट्र में मार्शल लॉ लगता है, सैनिक शासन लगता है, वैसे ही आपके हमारे सबके मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं, निरसित हो जाते हैं। यह कहा गया है 34 में। और 35 में व्यवस्था की गई है कि इन मूल अधिकारों में संसद परिवर्तन कर सकती है, संसद के पास अधिकार है कि ये इसमें परिवर्तन कर सके। आई होप दोस्तों 6 जो कंसेप्ट थे, ये 6 जो आर्टिकल थे, इनका मतलब आप अब तक समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले पे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पर बात करेंगे। अरे भाई आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। अब सुनिए, अब यहां कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होने वाली दोस्तों कि अब मूल अधिकारों के बारे में हमने एक पृष्ठभूमि तैयार की, एक बेसिक कंसेप्ट समझा, मूल अधिकार कहते कि नहीं है ना, एक तरह से अर्थ मान लीजिए, व्याख्या मान लीजिए, किसी प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि मूल अधिकार जो है, हमने इतना समझ लिया है कि 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। क्लियर है? 6 प्रकार के मूल अधिकार हमारे हैं। तो यार अब देखिए, अब 6 अधिकार के मूल अधिकार है, 6 प्रकार के मूल अधिकार, उन 6 ही प्रकार के मूल अधिकारों की हमें अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। अब यहां पर कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा। सबसे पहले हमने बात की थी समानता के मूल अधिकार की, समानता के अधिकार की। अब समानता के अधिकार के अंदर भी कुछ टाइप, अब कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है, समझने का प्रयास करना। आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार क्या है? क्या हो रहा है यार इसे, एक सेकंड में दोस्तों, पेन लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, देखिए यहां पर हमने समानता के अधिकार की चर्चा 14 से 18 के बीच में करनी है, ठीक है। तो अब यहां पर यार देखिए, एक आर्टिकल होगा 14, एक आर्टिकल होगा 15, एक होगा 16, एक 17 होगा, एक 18 होगा। क्लियर है ना भाई? 5 आर्टिकल होंगे ना यार 14 से 18 के बीच में, तो 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल होंगे। तो 5 आर्टिकल में 5 अलग अलग बातें की गई होगी। क्लियर है ना? तो और इसी को तो हम बोल रहे हैं कि समानता के अधिकार में भी 5 प्रकार है। 5 प्रकार नहीं, एक्चुअल में 14 से 18 जो 5 आर्टिकल दिए गए, तो पांचों आर्टिकल में अलग अलग बातें की गई, तो अलग अलग बातों को भी तो हमें समझना पड़ेगा ना। और वो क्या है? समानता के अधिकार में 5 प्रकार की समानताओं की बात की गई है। 5 प्रकार की कौन कौन सी मेरे दोस्तों? एक तो है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे। सबसे पहली क्या बात की गई है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कोई जो है बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो या कहें कि कोई एक आम किसान हो, प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान होगा, एक समान होगा। एक जैसे अपराध के लिए सभी को एक जैसा दंड मिलेगा। क्लियर है ना? दूसरी समानता की बात की गई, सामाजिक समानता की बात की गई है, मतलब समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान होना चाहिए, भाव के द्वारा, है ना। तो भाव से मतलब कि सरकार, राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे, साथ ही साथ जनता भी किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ या निम्न वर्ग की, निम्न जाति के साथ में कोई भेदभाव ना कर सके। जो पहले हमारी रूढ़िवादी जो परंपराएं चला करती थी, उनमें जिस प्रकार की असमानताएं थी, उनको देखते हुए आर्टिकल की व्यवस्था की गई थी। दूसरी वह है अवसर की समानता। 4 नंबर में है अस्पृश्यता का अंत, जो कि बहुत बड़ी भयानक बीमारी थी हमारी भारतीय समाज की। फिर लास्ट में था उपाधियों का अंत। तो ये 5 प्रकार की जो समानता है दोस्तों, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल में 5 प्रकार की विशेष समानताओं की बात की गई है। इनको समानता के अंतर्गत इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद देखिए, अब पूछ सकता कोई भी आपसे कि हमारे संविधान ने हमें कितने प्रकार की समानताएं प्रदान की है, तो 14 से 18 तक मतलब 5 प्रकार की समानताएं हमें देने का प्रोमिस किया है। किसने? संविधान ने। कौन कौन सी? कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, है ना, सामाजिक समानता, और अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। मेरे ख्याल से पांचों शब्द से ही क्लियर हो जाते हैं आपके, लेकिन फिर भी दोस्तों चलिए एक एक बार व्यवहारिक रूप से इनको विस्तार से समझते चलते। लिंक मत तोड़िएगा, याद रखना। अभी सिर्फ हम समानता के अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत जो 5 आर्टिकल है, उन 5 आर्टिकलों पे एक एक करके हम डिस्कस करें। सबसे पहले है कानून के समक्ष समानता। सिंपल समझिए, कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है ना, आर्टिकल 14 से।
कि राज्य के सामने प्रत्येक व्यक्ति, या ऐसा मानिए कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति एक समान होंगे। कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति एक समान होगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो निम्न जाति से आता हो, चाहे वो उच्च जाति से आता हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो। कानून के रूप में प्रत्येक नागरिक समान होगा, है ना। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति अगर एक जैसा अपराध करते हैं तो दोनों को एक जैसी ही सजा का प्रावधान किया गया है। इसलिए कहा गया कि आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता की बात की है। क्लियर है। अगला है, थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो सेशन बहुत लंबा दोस्तों मूल अधिकार वाला। नेक्स्ट है सामाजिक समानता। इसमें है आर्टिकल 15 की चर्चा। सामाजिक समानता का मतलब ऐसे समझिए कि समाज के अंदर भी समानता जरूरी थी, है ना। भाई कानून के सामने तो आपने सबको समान कर दिया, अब समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है ना, जो कुछ जातियों में, पूरा समाज पूरी जातियों में बटा हुआ है, कोई निम्न जाति का, कोई उच्च जाति का, कोई मध्यम जाति का, और इन तीनों जातियों के बीच में संघर्ष चला करता है ना। कई प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं समाज के अंदर। तो जब समाज के अंदर जनता में, एक ही जनता में जब वहां भेदभाव की स्थिति भयानक होगी तो फिर वहां विकास संभव ही नहीं है, वह विकास किया नहीं जा सकता है। इसी कारण से संविधान निर्माताओं ने समानता के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 15 डाल करके इसमें सामाजिक समानता की बात की है ना। तो यहां पर कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, नाम याद रखिएगा दोस्तों इन पांचों का, कौन कौन, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसी के भी साथ में, ठीक है ना। और सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, जैसे दुकानें होती है, होटलें होती है, या फिर कहें कि कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, नदी होती है, स्नानाघर होते हैं, सड़कें होती है, यहां पर किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो फिर वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। क्लियर है। अब आर्टिकल 16 की बात करें दोस्तों, तो यहां पर है अवसर की समानता। क्या है दोस्तों? अवसर की समानता। तो अवसर की समानता दी गई है आर्टिकल 16 में। अवसर की समानता को भी व्यवहारिक रूप से समझे। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, पहले तो आप याद रखेंगे कि अवसर की समानता का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए कि नहीं, चांस मिलना चाहिए कि नहीं। भाई आज आप एग्जाम दे रहे हो, आप चल के स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हो, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम देकर के आप सरकारी पद प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास अब समानता होनी चाहिए सभी के पास में कि भाई आप उनको 5 चांस दे रहे हो तो हमें भी 5 दीजिए ना। हमें 2 क्यों दे रहे हो, हमें 3 क्यों दे रहे हो, या किसी विशेष को 10 चांस दे रहे हो, आप हमें 5 दे रहे हो, ऐसा क्यों? तो यहां पर समानता होनी चाहिए, अवसर की समानता इसे बोला गया है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रोवाइड किए जाने चाहिए राज्य के द्वारा। तो यहां पर कंडीशन लागू की गई है, कहा गया है कि राज्य केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति को समान अवसर से वंचित नहीं कर सकता। कौन? राज्य। लेकिन केवल शब्द याद रखिएगा, यहां पर केवल शब्द लिखा है, इसके अलावा कोई दूसरा आधार हो सकता है पक्षपात करने का। मतलब भाई योग्यता आधार है ना, हर किसी को तो आईएएस बना नहीं दिया जाएगा, जो योग्य है वही बनेगा ना, है ना। प्रीलिम्स देगा, मेंस देगा, इंटरव्यू निकालेगा, उसके बाद ही आईएएस बन पाएगा वो। तो ये एक पूरी प्रक्रिया। तो मैं यहां पर एक योग्यता आपके भेदभाव का एक आधार हो सकती है ना। जैसे कि मान लेते हैं स्टेट पीसीएस की बात करें भाई, तो अगर एमपी में, तो एमपी का बच्चा को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। एमपी की स्टेट पीसीएस की अगर हम बात करते हैं, एमपीपीएससी की बात करते हैं, तो जो एमपी वाला बच्चा होगा तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहूलियत उसको मिली ही जाएगी मध्य प्रदेश के द्वारा, जो कि अन्य स्टेट के बच्चों को नहीं मिल पाएगी, है ना। तो इस प्रकार का कुछ एक माइनर सा भेदभाव किया जा सकता है, जो कि वैध हो, है ना, अवैध ना हो, ठीक है। तो यहां पर की गई है अवसर की समानता की बात। तो यहां कहा गया है कि राज्य जो है केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। सरकारी नौकरी या पद प्राप्त करने से किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। क्लियर है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 के अंदर एक बहुत ही शानदार प्रावधान किया गया था, अस्पृश्यता का अंत, जो कि पूरा भारत बहुत प्राचीन समय से, बहुत लंबे समय से इसका शिकार रहा था, अस्पृश्यता का, छुआछूत का।
ठीक है ना। आप सभी को पता है दोस्तों, अनटचेबिलिटी जो परंपरा चली आ रही थी भारत में, उसके कारण पूरा भारत टूटा हुआ था, पूरा भारत बिखरा हुआ था, और वहां पर दलितों के साथ जो व्यवहार किया जाता था दोस्तों, वो बहुत ही घृणीय था, बहुत ही घृणीय था, बहुत दयनीय व्यवहार था। और ऐसे समय में ही एक ईश्वर का अवतार आता है, जैसे कि जो अंबेडकर साहब को बोला जाता है। इन आदिम जो जातियां थी दोस्तों, जो पिछड़ी जातियां थी, जिनके साथ ये व्यवहार किया जाता था, अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था, उनके लिए एक वरदान या कहें कि उनके लिए एक अवतार ही हो सकते हैं अंबेडकर साहब, जिन्होंने इनको उस परिस्थिति से आजादी दिलवाई थी। पूरा देश तो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, लेकिन दोस्तों जो अस्पृश्य जातियां थी वो इन परंपराओं से आजाद हुई थी, कुल मिलाकर ये मान सकते हैं, है ना। तो ऐसा मानिए कि जो अस्पृश्यता जो थी भारत में, बहुत ही मतलब भारत की प्रत्येक भारतीय समाज की जड़ जड़ में समा चुकी थी। इस कारण से संविधान के अंतर्गत इस प्रावधान का करना बहुत आवश्यक था, ये प्रावधान लाना बहुत जरूरी था, अस्पृश्यता का अंत, और यह अनुच्छेद 17 में कर दिया गया। तो इस अनुच्छेद 17 में स्पष्ट लिख दिया कि आज से, जब से संविधान लागू होता है, मतलब आज से इस अस्पृश्यता का पूरी तरह से अंत किया जाता है। इस प्रकार का किस अस्पृश्यता को लेकर के किसी भी रूप में, एक शब्द लिख दिया, किसी भी रूप में, आप किसी भी रूप में इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकते। इस किसी भी रूप में, है ना, किसी भी रूप में अगर आप इसका आचरण करते हैं, किसी के साथ अस्पृश्यता का भाव रखते हैं, तो आपको कानूनी दंड से दंडित किया जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। अगला है, नेक्स्ट था दोस्तों उपाधियों का अंत। अब उस समय में कुछ उपाधियां, भाई राजा महाराजाओं के समय में कई प्रकार की उपाधियां चलती थी ना। कोई महाराजा की उपाधि धारण करता था, कोई छत्रसाल की उपाधि धारण करता था, कोई क्या फलाना ढिमका, है ना। और राजा महाराजाएं भी जो है कुछ लोगों से खुश होकर उनको उपाधि दे दिया करते थे। अब उपाधि का मतलब क्या था कि जिस व्यक्ति को उपाधि मिलती थी वो अपने नाम के आगे उस उपाधि को लगाकर चलता था, जिससे उसको समाज में उसका एक विशेष स्थान होता था, है ना, उसका विशेष मान सम्मान होता था, उसका विशेष स्थान होता था समाज के अंदर। तो दोस्तों उन उपाधियों का अंत करना भी, एक समाज में समानता लाने के लिए उपाधियों का अंत करना बहुत जरूरी था, और इसकी व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 18 में। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह भी सोचा कि यार अगर सारी उपाधियों का अगर हमने अंत कर दिया और कोई विशेष उपाधि नहीं बनाई, तो फिर हम जनता को प्रोमोट कैसे करेंगे, कहें कि जनता को मोटिवेट कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए सरकार ने, कहें कि संविधान निर्माताओं ने दो विशेष क्षेत्रों को छोड़ दिया, एक सेवा का क्षेत्र और दूसरा शिक्षा संबंधी क्षेत्र। तो सेवा और शिक्षा संबंधी क्षेत्र को छोड़ करके अब राज्य अन्य किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं देगा। जैसे भी आपको पीएचडी की उपाधि मिलती है ना, डॉक्टरेट की, है ना, तो इस प्रकार से सेवा और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर बाकी सारी उपाधियों को सरकार ने बंद कर दिया। इसके अलावा उन्होंने स्पेशल कहा कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी से अपना जो है उपाधि नहीं लेगा, विदेशी से कोई गिफ्ट नहीं लेगा, उपाधि नहीं लेगा बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाके आप किसी अन्य राष्ट्र से आप उपाधि स्वीकार कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों भारत में उन विशेष लोगों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया है, कुछ बड़ा बलिदान दिया है, उन लोगों के लिए भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, तो इन पुरस्कारों की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 18 में ही दोस्तों भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, इन उपाधियों की भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन इन उपाधियों को धारण करने वाला व्यक्ति कोई भी अपने नाम के आगे इन उपाधियों का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्लियर है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा समानता का अधिकार हो जाता है कंप्लीट। तो समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक था, तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 पांचों आर्टिकल पे हमने 1 बाय 1 करके चर्चा की है। आई होप समानता का अधिकार आपका क्लियर होगा, है ना। अब नेक्स्ट से दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं नागरिक स्वतंत्रता। क्या है दोस्तों नागरिक स्वतंत्रता? एक सेकेंड। ओके दोस्तों, थोड़ा सा सेशन जो है हमारा ये मूल अधिकार वाला थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, इस कारण से मैं आप लोगों से विशेष कहूं आपके लिए कंटिन्यू रहेगा। मैं इसको कुछ छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, आधे घंटे के 2 या 3 पार्ट में दोस्तों हम इसको सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम समानता के अधिकार पर ही रोक रहे हैं। अगले में हम जो है देखते हैं कहां तक क्लास जाती है। तो अब हम स्वतंत्रता के अधिकार पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट से। डिस्क्रिप्शन अगर लाइव नहीं देख रहे हैं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी इसके सेकंड पार्ट की, है ना, वहां से कंटिन्यू हो जाइए आप लोग। और आई बटन पे अब तक देखिए साइड में ऊपर आ भी चुका होगा, है ना, आ भी चुका होगा भाग 2 के नाम से आ भी चुका, उस पर क्लिक करेंगे तो भाग 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों अगले पार्ट में इसके जस्ट। और मैं अभी आ रहा हूं ना, मैं छुट्टी नहीं मार रहा हूं, बस थोड़ा सा ब्रेक लेकर पानी वानी पीकर मैं वापस क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग भी बोर ना हो यार। लंबी क्लासेस में क्या होता है, थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
थैंक यू।